सुहाना एक बहुत बड़ी और अच्छी पोस्ट वाली नौकरी पर होती है और उसकी खुद की बहुत सारी जायदाद भी होती है। उसकी लाइफ में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती सिवाय सुंदरता के, क्योंकि वो एक काली लड़की होती है, जिस कारण उसके माता पिता मधु और भास्कर उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। सुहाना बेटी, अरे तुम कितने पैसे कमाती हो, तो तुम्हें अपने रंग को भी बदलना चाहिए ना। आजकल पैसे से तो कुछ भी हो सकता है। किसी बड़े से ब्यूटिशियन को कांटेक्ट करके तुम अपने रंग को गोरा क्यों नहीं करती? हाँ बेटी, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तेरा रंग काले से गोरा हो गया तो तू बहुत सुंदर दिखेगी और तो और तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। अरे हम तो तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते लाते हैं, लेकिन एक तुम हो जो हर एक रिश्ते को ठुकरा देती हो। ये सब सही नहीं है बेटा। देखिए पापा, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना रंग नहीं बदलूंगी या फिर किसी भी ब्यूटिशियन को कंसल्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे रंग से या मेरे पैसों से प्यार करे। सॉरी माँ पापा, लेकिन मैं किसी के लिए भी सुंदर नहीं बनना चाहती, क्योंकि जो हमें सच में प्यार करता है वो तो हमें सुंदर ही लगता है। हे भगवान, फिर तो तेरी शादी कभी नहीं होगी और तू हमेशा कुंवारी ही रहेगी। देखिए माँ, किसी फरेबी या नालायक आदमी को गले में बांध लेने से तो अच्छा यही होगा ना कि मैं कुंवारी ही रहूं। सुहाना किसी की भी नहीं सुनती और अपने कालेपन को कमी ना मानकर वो अपनी जिंदगी खुशी से जीती है। लेकिन उसका ये बर्ताव देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं। ना जाने ये लड़की हमारी बात कब मानेगी। अरे ये तो लड़के को देखने के लिए भी राजी नहीं होती, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इसकी शादी तो कभी नहीं होगी। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसके लिए एक लड़का देखा है, लेकिन हम उसे हमारे घर पर नहीं बुलाएंगे, बल्कि बाहर के बाहर ही सुहाना को उससे मिलने के लिए कहेंगे। क्या? लेकिन कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर सुहाना को ऑफिस छूटने के बाद मधु उसे फोन कॉल करती है। अरे सुहाना बेटी, सुन तो, वो मॉल के पीछे एक कैफे है ना, वो वाला जहाँ पर एक बार मेरी किट्टी पार्टी हुई थी। हाँ माँ, मुझे पता है। क्या हुआ उस कैफे का? अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो तुझे ये बता रही थी कि वहां पर कोई तेरा इंतजार कर रहा है, तू जल्दी से जा वहां पर। क्या? मेरा इंतजार? लेकिन भला मेरा इंतजार कोई क्यों कर रहा है? क्या हुआ है माँ? प्लीज मुझे ठीक से बताओ ना। अरे सुहाना बेटी, तू कितने सवाल जवाब करती है। अब जल्दी से जा वहां पर, तभी तुझे पता चलेगा। फिर सुहाना मधु के कहने पर उस कैफे में चली जाती है, जहां उसे विक्रम मिलता है और वो अपनी माँ जया के साथ आया होता है। हेलो, मेरा नाम विक्रम है और ये मेरी मॉम है। प्लीज बैठो ना सुहाना। लेकिन आप दोनों को मैं नहीं जानती। यहाँ पर मुझे माँ ने भेजा था, लेकिन आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बेटी, मैं और विक्रम तुमसे बातचीत करने आए हैं। तुम मुझे मेरे विक्रम के लिए बहुत अच्छी लगती हो। क्या? हे भगवान, एक और रिश्ता, ये माँ भी ना, सच में। देखो सुहाना, मैं जानता हूँ कि तुम एक वर्किंग वुमेन हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि शादी होने के बाद भी तुम अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभाल लोगी। क्यों, है ना? हाँ विक्रम, मैं संभाल लूंगी, पर मुझे लड़का तहे दिल से प्यार करने वाला चाहिए और उसका परिवार भी। मैं बस नाम के लिए शादी नहीं करना चाहती। आई नो सुहाना, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें तहे दिल से ही चाहूंगा और मेरा परिवार भी तुम्हें बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखेगा। क्यों माँ? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन बेटी, तुम्हें घर के सारे काम तो आते हैं ना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना एंड साफ सफाई वगैरह। हाँ आंटी,
पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो आता है मुझे। और अगर मेरी शादी अच्छी जगह पर हो गई ना, तो मैं अपना 100% दूंगी और वहां के सारे काम अच्छे से करूंगी। क्या बात है सुहाना। और वैसे शादी होने के बाद में मैं तुम्हें काम करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम अपना करियर जारी रख सकती हो। बस 10 लाख रुपए के दहेज के साथ मुझे अपने हिस्से की जायदाद भी दे देना। I mean, वो हमारे फ्यूचर के लिए ही काम आएगी ना, इसीलिए। दहेज की बात सुनकर सुहाना को बहुत गुस्सा आता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे तो पहले ही लगा था मीठी मीठी बातें करके तुम सीधे दहेज पर ही आओगे, और वही हुआ। अरे साफ साफ तुम माँ बेटे क्यों नहीं कहते कि तुम दोनों शादी नहीं बल्कि सौदा करने आए हो? अरे बेशर्मी की भी हद होती है। कितने चीप होते हैं यार तुम जैसे लोग, लल्लू कहीं के। अरे काली कलूटी, तूने अपनी शक्ल आईने में भी कभी देखी है क्या, जो तुम मुझे लल्लू बोल रही है? अरे गोबर की शक्ल भी तुझसे ज्यादा अच्छी होती है, और तुझसे कोई इंसान कैसे प्यार कर सकता है? तेरे में है ही क्या ऐसा, बदसूरत कहीं की। तेरी तो। फिर सुहाना विक्रम को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसकी बुरी तरह बेइज्जती करती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी तूने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है? अबे लप्पू सी शक्ल वाले, हड्डी के ढांचे, नशेड़ी कहीं के। 28 साल का घोड़ा होने के बाद भी अपने माता पिता के दम पर जी रहा है। नल्ले निकट्टू, और बड़ा आया मुझे काली कहने वाला। अरे बदसूरत तो तेरी सोच है, और क्या है तेरे पास? मेरे पास तो इतनी सारी जायदाद है, और वो भी मैंने ही कमाई हुई है। अच्छा काम करती हूँ, लेकिन उसका मुझे कोई घमंड नहीं है, बल्कि अभिमान है। ए लड़की, तू मेरे बेटे से ऐसे बात नहीं कर सकती। देखिए आंटी जी, फिर तो आप अपने बेटे को ही समझाइए कि अपनी कद्दू जैसी शक्ल लेकर कहीं भी मुंह उठाकर ना जाया करे। पहले उसके काबिल बने और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और उसके बाद ही रिश्ते पक्के करना। लंगूर कहीं के, चल जाओ अब यहाँ से। फिर जब सुहाना अपने घर आती है, तब वो मधु और भास्कर पर बहुत बरसती है। आप दोनों को पता है ना कि मुझे आप दोनों के द्वारा भेजे गए रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे आज तक आपने एक भी ढंग का रिश्ता नहीं लाया है। हर किसी को बस मेरे पैसों की ही पड़ी होती है। अरे बेटी, वो लोग गलत नहीं है। हर लड़की को दहेज देना ही पड़ता है, और ये बात तो क्यों नहीं समझ रही? देखिए माँ, हम 2024 में जी रहे हैं, और आज भी दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा देना ये सबसे बड़ा गुनाह है। दहेज देकर आप अपनी बेटी की शादी नहीं करा रहे, बल्कि उसका सौदा करा रहे हो। एक बेचारा गरीब पिता अपनी सारी उम्र की कमाई अपनी बेटी की शादी के लिए लगा देता है, और ये बात तो गलत है ना माँ। रिश्ते पैसों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे की बुनियाद पर बनते हैं। सुहाना की वही बातें सुनकर मधु अब अपना सर पकड़ लेती है। फिर एक दिन जब सुहाना सुबह सुबह गली में निकलती है, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देखकर कहता है, अरे रे रे रे, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह? इस काली लड़की का अपशगुनी पनौती चेहरा। अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। हाँ अंकल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका दिन आज खराब नहीं, बल्कि बहुत बहुत खराब जाएगा। और जानते हैं क्यों? मेरी काली शक्ल देखकर नहीं, बल्कि अपने घटिया दिमाग में घटिया बातें सोचकर। हाँ, मेरा रंग कोई पनौती नहीं है, बल्कि आपकी सोच है। अरे आप तो बस उम्र से ही बड़े हैं, दिमाग में तो आपके कोई अकल ही नहीं है। देखो लड़की, जबान संभाल कर बात करो। अरे क्या जबान संभाल कर बात करो? अगर आप कुछ भी बोलोगे तो क्या मैं चुपचाप सुन लूंगी क्या? अरे अपने नजरिए के साथ साथ अपनी सोच भी बदलो अंकल जी। हम छोटे से बड़े हो गए, लेकिन आप तो वही के वही पर अटके हो।
आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। फिर एक रोज जब वो अपनी सहेलियों से मिलती है तभी, यार सुहाना, तुझे अपने पेरेंट्स का खून सुखाने की जगह पर जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इतना भी एटीट्यूड मत रख यार, बुरा मत मानना, लेकिन तू सच में काली है यार, इसीलिए तुझे लड़के मिलना काफी मुश्किल है। तो तुझे उसमें जो भी अच्छा लगता है तू उसी के साथ शादी करके सेटल क्यों नहीं हो जाती? देख लेना, पहली बात तो मैं जो भी कर रही हूँ उसे एटीट्यूड नहीं बोलते बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। और मैं काली हो तो क्या हुआ, तुम लोग तो गोरे हो ना। अरे तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बदतर है। अरे गोरे होने के बावजूद भी तुम्हें भी कौन से ढंग के लड़के मिल रहे हैं? अरे यार सुहाना, अब मैं तुझे क्या बताऊं, आजकल हर किसी को अपने फील्ड की ही लड़की चाहिए होती है। डॉक्टर है तो उसे डॉक्टर ही चाहिए, और अगर बंदा इंजीनियर है तो उसे इंजीनियर लड़की ही चाहिए। और मैंने तो पढ़ाई खत्म होने के बाद में सीधा अपना छोटा सा बिजनेस खोल डाला जो इतना नहीं चला, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। हाँ यार, वो तो है, लेकिन सुहाना, तू तो कितने पैसे कमाती है और इतनी अमीर भी है, तो तू अपने पैसों के दम पर किसी भी लड़के को अपना बना सकती है यार। देख नित्या, बुरा मत मान, लेकिन ये सारी तेरी हरकतें हैं। तू पालती होगी कोई शुगर डैडी, लेकिन मैं अपने खर्चे खुद ही पूरे करती हूँ, और उसके लिए मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे प्यार करने के लिए किसी के शुगर मॉमी बिल्कुल भी नहीं बनना है। और ऐसी भी बात नहीं है कि मुझे शादी ही नहीं करनी, मैं जरूर करूंगी, लेकिन सही जीवन साथी के साथ। यही किसी को भी अपने गले थोड़ी ना बांध सकती हूँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। सुहाना के करारे जवाब सुनकर अब तो लीना और नित्या का भी मुंह बंद पड़ जाता है। वही दूसरी ओर, भास्कर जी, बस अब बहुत हुआ, अब हमें हमारे मन पर पत्थर रखना ही होगा, और चाहे जो भी हो जाए हमें इस बार सुहाना की शादी करानी ही होगी। लेकिन मधु, वो कैसे करेंगे हम? वो लड़की तो किसी लड़के को देखने के लिए भी तैयार नहीं है और दहेज देने के लिए साफ मना कर रही है। मेरे पास एक प्लान है, हम उससे चुपके से उसकी सारी जायदाद अपने नाम पर करा लेंगे, और फिर वही जायदाद हम हमारे होने वाले दामाद के नाम करा देंगे। क्या? हाँ भास्कर जी, सुहाना से दस्तखत लेना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो हम पर पूरा विश्वास करती है, और शादी के बाद हम उसे सारी सच्चाई बता देंगे, लेकिन तब वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ मधु, ये काफी अच्छा प्लान है, लेकिन हमें लड़के को पहले से ही समझाना होगा कि उसे सुहाना में दिलचस्पी है और उसकी जायदाद में बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सुहाना इस बार कुछ नहीं कर पाएगी, और मेरी काली बेटी की शादी तो इस बार होकर ही रहेगी। भास्कर अब प्रॉपर्टी के कागज बनवाता है, और सुबह सुबह सुहाना को नींद से उठाकर वो उन पर उसके दस्तखत लेता है। सुहाना नींद में अपने पिता पर भरोसा करके उन कागजों पर दस्तखत कर देती है। अरे वाह, हो गई दस्तखत। हाँ मधु, अब तो बस हमें ये जायदाद हमारे होने वाले दामाद के नाम करानी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जल्दी से लॉयर से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। लेकिन सही समय पर सुहाना की उसकी लॉयर फ्रेंड नताशा का फोन कॉल आता है। क्या यार सुहाना, तू शादी करने वाली है और मुझे बताया भी नहीं, और अपने होने वाले पति से कितना प्यार है तुझे कि अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रही है। वाह, टू बी मिसेस कौशिक, बधाई हो। क्या? अरे ये सब तो क्या बोल रही है नताशा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे सुहाना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हारे माँ पापा आए थे कोर्ट में, और उन्होंने सारे पेपर्स एडवोकेट राहुल से बनवाए हैं, जिनमें तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे माता पिता के नाम की है, और वो प्रॉपर्टी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे होने वाले पति के नाम पर करने वाले हैं।
क्या? नताशा की बातें सुनकर सुहाना एकदम हैरान रह जाती है। फिर जब वो घर पहुंचती है तब अपने माता पिता को आपस में बतियाते हुए सुनती है। अब जब सुहाना घर पर आएगी तब हम उसे बताएंगे कि अनुराग कौशिक नाम का एक लड़का है जो उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके मन से प्यार करता है। और उसके बारे में सुनकर सुहाना इस शादी के लिए जरूर मान जाएगी। हाँ मधु, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि हम उसकी जायदाद उसके होने वाले पति के नाम करने वाले हैं। बस एक बार अनुराग भी इस पर दस्तखत कर दे, फिर ये सब उसके नाम पर हो जाएगा और हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी। हाँ, सुहाना को ये सब गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी सुहाना वहां पर आती है। वाह माँ पापा, आप दोनों तो बड़े मास्टरमाइंड निकले। अरे अपनी बेटी की शादी करा रहे हो या कोई बिजनेस डील? मेरे ही पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश। आप दोनों ने मेरा दिल तोड़ा है माँ पापा। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सुहाना बेटी, अरे हम तो तेरी भलाई ही चाहते हैं ना, इसीलिए हमने ये सब किया और इसीलिए आपने मेरी मेहनत की सारी जायदाद हड़पी और अब वो किसी गैर मर्द के नाम पर करने जा रहे थे। अपनी ही बेटी के साथ आप लोग इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो पापा? अरे आप दोनों मेरे माँ पापा हो या कोई दुश्मन हो, ये आप दोनों ने बहुत गलत किया है। लेकिन अब बस, अब तो मैं आप दोनों के साथ भी नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? नहीं बेटा, ऐसा मत कर और हमें माफ कर दे। नहीं माँ पापा, आप दोनों ने तो इस बार सारी हदें पार कर दी और ऐसे झूठे और धोखे वाले रिश्ते के साथ रहने से तो अच्छा यही है ना कि इंसान अकेला रहे। और अब से मैं अकेली ही रहूंगी। आप दोनों मेरे मन से उतर गए हो माँ पापा। अरे आपको तो अपनी बेटी को समझना चाहिए था, ना कि समाज के उसूलों पर चलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करना चाहिए था। आपने तो सच में बहुत बड़ी गलती की है पापा, और इस गलती के लिए मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इतना बोलकर सुहाना घर छोड़कर चली जाती है और उस दिन के बाद से वो अकेली ही रहने लगती है। और उसके चले जाने के बाद उसके माता पिता को बहुत पछतावा होता है। हंसिनी अपनी सास माधुरी, पति सौरभ और बेटे टप्पू के साथ रहती है। पिछले 1 महीने से उसकी ननंद निकिता और उसकी बेटी मिंटी भी उसके साथ ही रहती है, क्योंकि हेमंत की जॉब छूट चुकी थी और उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। एक दिन की बात है। निकिता, मैं मॉल में जा रही हूँ, आज सेल लगी है ना, इसीलिए तुम टप्पू और मिंटी दोनों का टिफिन बना दो और हाँ, दोपहर का खाना भी बना देना। ठीक है हंसिनी भाभी, मैं बना दूंगी। थैंक यू निकिता। हंसिनी जब बाहर निकल रही होती है तभी उसकी सास माधुरी उसे रोक लेती है। रुक जा बहू। ओ माँ जी, आप सच में इंसान हो या कोई काली बिल्ली? जब देखो तब मेरा रास्ता काटती रहती हो। बताओ क्या हुआ है? देख बहू, निकिता तेरी हर बात मानकर काम करती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर बार उसे काम पे काम बोलती रहे। अरे माँ जी, अगर 2 काम एक्स्ट्रा कर दिए तो कौन सी आफत आने वाली है? और अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो वो भी तो इस घर की बेटी है। एक तो पहले ही कुछ पैसे देने का नाम नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं वो तीनों। बस बहू, फालतू की ज्यादा बकवास मत कर। मैं इस घर को ना सिर्फ सौरभ के पैसों से बल्कि अपने स्वर्गवासी पति के पेंशन से भी चला सकती हूँ और अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकती हूँ। तो तुझे मुझे पैसों का ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना? अपनी सास की ये बातें सुनकर हंसिनी गुस्सा हो जाती है और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। फिर एक दिन
जब मिंटी और टप्पू को स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिलता है तभी मिंटी उसे पूरा करती है। ये देखकर हंसिनी उसके पास आती है। अरे वाह मिंटी बेटा, तुमने तो ये प्रोजेक्ट काफी बढ़िया तरीके से बनाया है। वेरी गुड बेटा। थैंक यू मामी। यू आर वेलकम बेटा। अच्छा, अगर तुम ऐसा ही एक प्रोजेक्ट अपने भाई टप्पू के लिए बनाओगे ना तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। बना लोगी ना तुम? हाँ मामी, क्यों नहीं, मैं टप्पू का भी प्रोजेक्ट कर लूंगी। थैंक्स बेटा, उसकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, और कोई बात नहीं है। हंसिनी अब टप्पू का प्रोजेक्ट भी मिंटी से ही करवाती है। फिर थोड़ी देर बाद में जब निकिता ये सब देख और जान लेती है तभी वो मिंटी को टप्पू का प्रोजेक्ट करने से रोक लेती है। मिंटी, तुम टप्पू का प्रोजेक्ट क्यों कर रही हो? अरे मम्मी, ये प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे मामी ने कहा है। वो टप्पू की तबीयत खराब है ना, इसीलिए। नहीं मिंटी, तुम इस प्रोजेक्ट को नहीं करोगी। तभी हंसिनी वहां पर आ जाती है। निकिता, अगर मिंटी ने टप्पू का प्रोजेक्ट बना भी दिया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चुप रहिए भाभी। और मिंटी, तुम बाहर जाओ बेटा। ओके मम्मी। फिर मिंटी वहां से चली जाती है। भाभी, बच्चों से झूठ बोलकर काम करवाते हुए आपको कोई शर्म नहीं आती क्या? मुझे पता है कि टप्पू स्विमिंग करने गया है और आप मिंटी से ये कह रही हो कि उसकी तबीयत खराब है। देखो निकिता, दूसरी बातों की भड़ास मुझ पर मत निकालो। अरे वो दोनों भाई बहन हैं और एक दूसरे की उन्होंने मदद कर भी दी तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। बात मदद करने की नहीं है भाभी। अगर टप्पू अपना काम खुद नहीं करेगा तो फिर वो कैसे सीखेगा? स्कूल वाले लोग इन बच्चों को ये सारे प्रोजेक्ट्स इसीलिए देते हैं ताकि इनका मानसिक विकास हो। ये बच्चे कुछ ना कुछ सीख सके, समझ सके। पर आप जैसी माओ के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। बस करो निकिता, ज्यादा ज्ञान मत दो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं एक बुरी माँ हूं क्या? अपनी जबान संभाल कर बात करो निकिता। मैंने वैसा नहीं कहा है भाभी। आपको समझदार होना पड़ेगा और बच्चों को सही सीख देनी होगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सीख देनी है और क्या नहीं। तुम अपना ये 2% का फालतू का ज्ञान अपने पास ही रखो। नॉनसेंस कही की। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब गुड़ी पाड़वा का त्योहार आने वाला होता है। इसीलिए सौरभ हंसिनी को उसके और निकिता के कपड़े के लिए पैसे देता है, लेकिन हंसिनी सिर्फ अपने लिए ही साड़ियां लाती है। अरे ये क्या बात है हंसिनी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने और निकिता के लिए साड़ियां लाना, तो फिर तुम ये 2 साड़ियां खुद के लिए क्यों लेकर आई हो? जाने दीजिए ना भैया, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं? अरे नालायक बदमाश लड़की, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना। तूने मेरी बेटी के लिए साड़ियां क्यों नहीं लाई? अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे ये दोनों भी साड़ियां अपने लिए पसंद आ गई, इसीलिए मैंने ये सोचा कि आज मैं खुद के लिए खरीद लेती हूँ, फिर निकिता के लिए बाद में खरीद लूंगी। चुप रहो हंसिनी। अब इन 2 साड़ियों में से एक साड़ी निकिता को दे दो। चलो जल्दी से दे दो। अरे पगला गए हो क्या? मैं क्यों दूं अपनी साड़ी? मैं कोई अपनी साड़ी वाड़ी नहीं देने वाली। ये साड़ियां खास मैंने अपने लिए चुनकर लाई है। इतना कहकर हंसिनी रुबाब में वहां से अपने कमरे में जाने लगती है और उसकी बातें सुनकर सौरभ को बहुत गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में उसके पीछे चला जाता है। माँ, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। बस अब हेमंत को जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैं यहाँ अब और बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। निकिता बेटी,
तू ऐसा ख्याल अपने दिमाग में क्यों ला रही है? भूल मत, ये तेरा भी घर है और तू उस चुड़ैल हंसिनी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। वो तो है ही एकदम नालायक और बुरी। मैं और तेरा सौरभ भैया है ना तेरे लिए, और हमारे होते हुए उसकी क्या मजाल है? अरे इस घर पर उससे ज्यादा तेरा हक है। ठीक है माँ। ऐसे ही एक दिन हंसिनी घर में रखा हुआ राशन छुपा छुपा कर रखती है ताकि वो निकिता के हाथ ना लगे। लेकिन एक दिन निकिता हंसिनी को जाम और बटर छुपाते हुए देख लेती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? मुझे नहीं लगा था कि आपके मन में इतना खोट है कि आप अब जाम और बटर तक छुपाओगे मुझसे। अरे आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मिंटी को जाम और बटर वाले ब्रेड्स कितने पसंद है, और इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना? हाथ छुपाया है मैंने, और छुपाऊं नहीं तो क्या करूं फिर? तुम और तुम्हारा पति इस घर में तो एक पैसा भी नहीं देते। कब से बस डेरा जमा कर बैठे हो यहाँ पर। अरे अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक तुम्हारे बेरोजगार पति को एक भी जॉब नहीं मिली है। राशन क्या पेड़ पर उगता है क्या? तभी वहां पर माधुरी आती है। हंसिनी, तमीज से बात कर, वरना मैं तेरे दोनों गाल सुझा दूंगी। ज्यादा चिल्लाइए मत माँ जी, कुछ गलत नहीं कहा है मैंने। जो सच्चाई है वही कहा है मैंने। अरे जब कमाने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो रही तो फिर तुम्हें क्यों आग लग रही है? अरे तुम इंसान हो या खलनायिका हो, तुम में तो जरा सी भी इंसानियत नहीं है। बुज़दिल कहीं की। रहने दो माँ, भाभी से बहस करना बेकार है। और भाभी आप हिसाब कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपके सारे पैसे पाई पाई करके चुका दूंगी। बस एक बार हेमंत को जॉब मिल जाए, फिर हम तीनों भी यहाँ से चले जाएंगे। अरे अब क्या मैं यही सब करती बैठूं क्या? मुझे और कोई काम धंधा है या नहीं? तुम ही करो अपना अपना हिसाब। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, बहुत सारे काम है मुझे। इतना सब होने के बाद भी हंसिनी बेशर्मों की तरह ही रहती है और वो टप्पू को भी गलत सीख देती है। देख टप्पू बेटा, मिंटी से बिल्कुल भी बात नहीं करना। और हाँ, बुआ और फूफा जी ने कोई काम बोला तो वो बिल्कुल भी मत करना। वो लोग बहुत बुरे लोग हैं, उनसे दूर रहना ही सही है तेरे लिए। और अपना टिफिन या फिर अपने पैसे मिंटी को बिल्कुल भी मत देना। जो खाना है अकेले ही खाओगे तुम, और उन पैसों से जो भी खरीदना है वो बस तुम अपने लिए ही खरीदना। ओके मम्मी। फिर रात होने पर जब सौरभ ऑफिस से घर लौटता है तब माधुरी घर में हुए तमाशे के बारे में उसे बता देती है। हंसिनी, आखिर तुम कब सुधरोगी? मुझे माँ ने सब बताया है कि तुम निकिता और जीजाजी के साथ किस तरह से पेश आती हो। अरे इतना कठोर भी कोई कैसे हो सकता है? और भूलो मत, जब मेरा टाइम खराब था तब मेरे लिए तो वो दोनों ही थे। उन्होंने मेरी कितनी मदद की थी। और दूसरी बात, टप्पू को भड़काना बंद करो। उसने भी मुझे बताया है कि कैसे तुम उसे गलत बातें सिखाती हो। देखो सौरभ, तुम एक इमोशनल फूल हो, लेकिन मैं नहीं। अरे वो दोनों तो यहाँ पर बस अपने फायदे के लिए रह रहे हैं, और वो दोनों गिरगिट है। कब अपना रंग बदले उनका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए दूसरों की बातें सुनकर मेरे पास अपना भाषण देने के लिए मत आया करो। सौरभ के समझाने के बावजूद भी हंसिनी उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर एक दिन मिंटी और टप्पू दोनों साथ मिलकर गार्डन में खेल रहे होते हैं, और वहीं पर पड़ोस के घर के पास एक आम का पेड़ भी होता है, और टप्पू वहां पर चढ़ने की बहुत जिद करता है। नहीं टप्पू, तू उस पेड़ पर मत चढ़, तुझे चोट लग जाएगी। अरे नहीं मिंटी, मैं तो तलकल ही लाऊंगा। मुझे वो ताजे ताजे लतीले आम खाने हैं।
टप्पू मिंटी की बात नहीं मानता और पेड़ पर चढ़कर गिर जाता है, जिस कारण उसे बहुत गंभीर चोट आती है। टप्पू की रोने की आवाज सुनकर सभी घर वाले गार्डन में आ जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन हंसिनी, वो तो बस मिंटी पर ही चिल्लाने लगती है। मिंटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे तुम्हारे कारण ही मेरे बेटे को चोट आई है। निर्लज्ज कहीं की, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, तब समझ आएगा तुम्हें। बेवकूफ कहीं की। हंसिनी की डांट सुनकर मिंटी बहुत रोने लगती है और टप्पू की इतनी चोट देखकर हंसिनी को कोई बोल भी नहीं पाता। सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। देखा माँ जी, देखा ना सौरभ, इन लोगों को यहाँ पर रहने देने का ये नतीजा निकला है। अरे मुझे तो ये लगता है कि निकिता ने जानबूझकर अपनी बेटी को सिखाया है कि टप्पू को छोड़ दे दे, क्योंकि ये लोग तो है ही इतने बुरे। देखो अब कितनी चोट आई है मेरे टप्पूड़ा को। अले माँ, टप्पू बेटा, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को भी बुलाया है, तू घबरा मत बेटा। लेकिन माँ, मुझे मिंटी की वजह से चोट नहीं आई है, मैं खुद पेट पत्थरा था। ये तो मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैंने इसकी बात मानी ही नहीं। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए थी माँ। ओल माँ, ये ओल बुआ, हर बाल गलत नहीं हो सकते। ये तो मेरा अत्ता ही चाहते हैं। आप इनके बारे में इतना बुला क्यों सोचती हो माँ? देखो ना मिंटी को, बेचारी कितनी लो रही है, इतने मत जाती है माँ। क्या? देखा बहू, अरे इस छोटे से बच्चे से कुछ सीख ले। हाँ हंसिनी, अब तो टप्पू को भी समझ आ रहा है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? और आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें जीजाजी और निकिता से? तुम इन दोनों के साथ इस तरह से पेश क्यों आती हो? और रही बात मिंटी और टप्पू की, इन दोनों भाई बहनों को अच्छे से क्यों नहीं रहने देती तुम? क्यों इनसे इनका बचपन छीन रही हो? और सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहने में तुझे क्या दिक्कत है? वक्त का कोई भरोसा नहीं कि आखिर कब क्या हो जाए। अरे मेरी बेटी तो तुझे कोई परेशानी नहीं देती, तो फिर तू ये सब नाटक क्यों करती है? आज तक तुझे कितनी बार समझाया है, लेकिन तेरे दिमाग में तो कोई बात नहीं जाती। अब बस बहुत हुआ। अब तूने अगर अपनी कोई नई चाल चली या फिर कुछ बुरा किया, तो दूसरों को घर से निकालने के चक्कर में कहीं तेरा ही ना नंबर लग जाए। बस इस बात का ध्यान रखना, समझी कि नहीं? माधुरी की बातें सुनकर हंसिनी की बोलती ही बंद पड़ जाती है और उसके पास शांत रहने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। लेकिन उस दिन के बाद से वो सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब उसका इस घर में कुछ भी नहीं चलने वाला। आशी अपने पति मायंक और सास सुरेखा के साथ रहती है। एक दिन जब सुरेखा अपने मायके गई होती है, तभी आशी मौके का फायदा उठाकर घर में अपने दोस्तों को बुला लेती है और उनके साथ मजे से नाच गाना और पार्टी शार्टी करती है। आई एम अ डिस्को डांसर, टिंग टिंग टिंग, जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। आशी, मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम हमारे लिए टाइम ही नहीं निकालोगी, लेकिन ससुराल में आने के बाद भी तुमने हमें पार्टी के लिए इनवाइट किया। दैट्स सो नाइस। पार्टी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। लेट्स पार्टी। आशी के वैसे तो कई सारे दोस्त होते हैं, लेकिन उसका एक काले रंग का दोस्त भी होता है, कार्तिक, जो उसका क्लोज फ्रेंड होता है। पार्टी चल ही रही होती है कि उतने में मायंक आ जाता है और पार्टी में लड़कों को देख गुस्सा हो जाता है। सबके जाने के बाद, आशी, ये सब क्या था? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? या तुम भूल चुकी हो कि तुम अपने मायके में नहीं
बल्कि ससुराल में रहती हो। अरे मायांक, माँ जी अपनी माँ और भाभी से मिलने गई है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को घर पे ही पार्टी के लिए बुलाया। माँ का मायका पास में ही है, वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती थी। वो तो शुक्र है कि मैं था। अगर मेरी जगह माँ आ जाती तो तब तुम क्या करती, बताओ। मायांक, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर नहीं हो तो क्या करूँ आशी? तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लड़के क्यों है, और तुम उस काले लड़के के साथ इतना गुलू गुलू क्यों कर रही थी? ओ कम ऑन मायांक, वो कोई काला लड़का नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है कार्तिक। और तुम कब से इतने दकियानुसी सोच वाले बन गए जो लड़का लड़की और रंग में डिफरेंस करने लगे? मुझे कुछ नहीं पता आशी। आइंदा से अगर तुम्हें किसी फ्रेंड को घर पर बुलाना हो तो मुझे पहले इन्फॉर्म करना। और हाँ, अपने सारे मेल फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट तोड़ दो। यू गॉट इट? लेकिन मायांक मेरी बात तो सुनो। इतना कहकर मायांक वहां से चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद आशी गर्भवती हो जाती है। तभी उसकी खड़ूस सास और पति उसकी देखरेख करने लगते हैं। ये लो आशी, तुम्हारे लिए फेवरेट चॉकलेट, और ये तुम्हारी फेवरेट बुक। तुमने मंगाई थी ना पढ़ने के लिए। थैंक यू मायांक। बहू, ये देख, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है और साथ ही गाजर का हलवा भी बनाया है। वाओ माँ जी, ठंड के मौसम में गर्मा गर्म देसी घी में बना गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू सो मच माँ जी। प्रेगनेंसी के दौरान आशी अपने बेस्ट फ्रेंड कार्तिक से काफी बातें करती है। एक दिन मायांक उन दोनों को वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लेता है। आशी, फिर तुम उस कालू कालिया से बात कर रही थी? अरे इतने कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं उस लंगूर में जो वह तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? मायांक, फॉर गॉड सेक यार, कार्तिक को इस तरह गलत वे में कुछ भी मत बोलो। वो मेरा दोस्त है। अरे काय का दोस्त? एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे कुछ नहीं पता। तुम उस बंदर से वीडियो कॉल से फोन पर बात नहीं करोगी, समझी तुम? इस तरह मायांक और आशी के बीच में यूं ही बहस जारी रहती है। 9 महीनों बाद फाइनली आशी एक बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर हॉस्पिटल रूम के बाहर आकर मायांक और सुरेखा को ये खुश खबर देते हैं। मुबारक हो, लड़का हुआ है। क्या? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि लड़का ही हुआ। माँ, मुझे बेटा हुआ है। माँ, बेटा हुआ है। हाँ मुन्ना, चल हमारे खानदान के चिराग का चेहरा तो देखते हैं। लेकिन जब सुरेखा और माया दोनों बच्चे का चेहरा देखते हैं तब वो एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे का रंग तो काला होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे ये बच्चा तो काला है। हाय राम, इतना काला बच्चा। बहू, ये तूने हमें क्या दे दिया? एक बेटा तो दे दिया, लेकिन वो भी इतना काला कलूटा। मायांक और सुरेखा दोनों गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और बेचारी आशी अकेली ही बच्चे को घर लेकर आती है। घर में मेहमान आया है, उसके बावजूद भी आप दोनों नाखुश हो। माँ जी, आपके हाथ तो तरस गए थे ना बच्चे को अपने हाथ में उठाकर उसके साथ खेलने के लिए। और मायांक, तुम्हें तो लड़का ही चाहिए था ना? लेकिन ऐसा नहीं। अरे इतने काले बच्चे को मैं अपने हाथ में लूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। छी 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 छी, हमारे खानदान में तो आज तक इतना काला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, और ना ही तुम्हारे खानदान में दादा परदादा लोग तक कोई काला है। आशी, तुम गोरी हो, मैं भी गोरा हूँ। हमारी फैमिलीज में कोई भी काला नहीं है। उसके बाद भी ये बच्चा काला कैसे पैदा हुआ? ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। ये किसी और का बच्चा है। ये तुम क्या अनप शनप बोले जा रहे हो मायांक? सही तो कह रहा है मुन्ना। मुझे तो लग रहा है कि ये बच्चा जरूर उस काले कार्तिक और तुम्हारा है, इसीलिए ये उस पर गया है। वैसे भी तुम दोनों तो दिन रात बातें किया करते थे,
तुम्हारा उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा था। छी। बस मायांक, कब से तुम बकवास पे बकवास किए जा रहे हो? तुमने ना सिर्फ मेरे बेटे के रंग पर सवाल उठाया है, लेकिन मेरे एक औरत के चरित्र पे भी सवाल उठाया है। अगर इतना ही है तो डीएनए टेस्ट करवा लेना मुन्ना, तब पता चल जाएगा कि ये बदसूरत काला बच्चा तेरा है या किसी और का गंदा खून है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो आशी, डीएनए टेस्ट करके सब साबित हो जाएगा। नहीं, मैं कोई डीएनए टेस्ट नहीं करूंगी। तू तो सच्ची है ना, तो घबरा क्यों रही है बहू? मैं घबरा नहीं रही। अगर मैं खुद से कह रही हूँ और डॉक्टर ने भी यही बताया है और सब आपके सामने ही हुआ है, फिर भी आप दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं, तो मैं कोई भी सफाई या प्रूफ नहीं दूंगी। क्यों दोगी तुम? प्रूफ में पता तो चल ही जाएगा ना कि ये बच्चा उस काले लंगूर की नाजायज औलाद है। तभी आशी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो मायांक को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। बस, बहुत हुआ तुम्हारा। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो, मेरे बच्चे की इज्जत ना हो और मुझ पर किसी को रत्ती भर भी भरोसा ना हो, उस घर में मैं नहीं रहूंगी। जा रही हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ, चलो निकलो निकलो, जल्दी दफा हो जाओ मेरे घर से। आशी अपना सामान बांधकर बच्चे के साथ मायके चली जाती है और वहीं रहने लगती है। जब आशी की माँ को सब पता चलता है तब उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने नाती को उसके काले रंग के साथ भी प्यार करती है और उसकी खूब देखरेख करती है। आशी बिटिया, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू केवल 3 महीने की थी जब तेरे बाबूजी उस ट्रेन एक्सीडेंट में हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद तो मैंने अकेले ने ही तुझे संभाला। एक माँ के साथ साथ पिता भी बनी और तू भी बनेगी। हाँ माँ, मैं मेरे बच्चे की माँ और उसके पिता दोनों बनूंगी और उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी और सारी अच्छी बातें सिखाऊंगी ताकि वो अपने हैवान पिता की तरह गलत सोच वाला ना बने। हाँ बिटिया। आशी अब अपने बच्चे को अच्छे से संभालती है। वही बेचैन मायांक एक दिन डॉक्टर के पास जाकर सारे रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि सच में वो काला बच्चा उसी का है। ये क्या? ये सारी रिपोर्ट्स और ये प्रूफ तो यही कह रहा है कि वो काला बच्चा मेरा ही है। इसका मतलब मैंने जिस बच्चे का इतना तिरस्कार किया वो मेरा ही खून था, मेरा बच्चा। कभी कभी माँ बाप या खानदान वाले गोरे भी हो तो भी बच्चा काला या सांवला रंग का पैदा हो सकता है और ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण ही होता है। इसमें किसी को दोष देकर फायदा नहीं। मायांक को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बच्चे से मिलने के लिए आशी के मायके चला जाता है। तभी आशी उसे घर की दहलीज लांघने ही नहीं देती। रुक जाओ वहीं पर मिस्टर मायांक सिन्हा, मैं तुम्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं दूंगी। आशी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई आशी। मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पर और हमारे बच्चे के रंग पर सवाल किया। वो किसी और का है ये कहा, लेकिन अब मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन मिल चुका है आशी कि वो खून मेरा ही है। और ये कंफर्मेशन मिलने के बाद तुम यहाँ बच्चे से मिलने चले आए? छी मायांक, कितने घटिया इंसान हो तुम। जिस आदमी को औरत की इज्जत करना और दूसरे के रंग रूप की इज्जत करना नहीं आता, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं रखना। दामाद जी, अब आपको मेरी बेटी सीधे कोर्ट में मिलेगी। तलाक के लिए तैयार रहिए। इतना कहकर आशी मायांक के मुंह पर दरवाजा बंद करती है और कुछ महीनों बाद ही उन दोनों का तलाक भी हो जाता है और आशी अपने बेटे को अकेली ही संभालती है।